ओके बच्चों, चलो तो पिछली क्लास में आरसी सर्किट पढ़ा था। कुछ भी आपको डाउट हो आरसी सर्किट से रिलेटेड तो पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। तो बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या आरसी सर्किट अच्छे से समझ में आया? मैंने आप लोगों को ओके वेरी गुड। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा था पहले आपको क्लास में क्वेश्चन बताया था। मैंने बोला था वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होमवर्क भेजा था मैंने आपको स्फेरिकल शेल्स के सिस्टम का, है ना। स्फेरिकल शेल के सिस्टम में मैंने दो शेल्स को पोटेंशियल्स दे दिया था और बीच वाले को मैं ग्राउंड करने वाला था। तो मैं पूछ रहा था कितना चार्ज फ्लो होगा एंड हीट कितनी जनरेट होगी। तो वो वाला क्वेश्चन करा था आप सबने। मेरे पास आंसर नहीं आया उसका, किसी का सॉल्यूशन किसी ने भेजा नहीं। चलो बच्चे बोल तो रहे कि करा है। ठीक है, कर लिया था। अच्छा, तो उसका सॉल्यूशन जो भी है आपका, आप वो भेजिएगा ग्रुप पे। ठीक है, उसका आपका जो भी सॉल्यूशन है वो आप भेजिएगा। चलो तो कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, पहले मुझे एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन याद आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन दे रहा हूं पहले आपको मैं। ठीक है, ये स्फीयर है आर रेडियस का, कैपिटल आर रेडियस मान लो। आई हैव अ स्फीयर ऑफ कैपिटल आर रेडियस। ठीक है, और इस आर रेडियस का स्फीयर, ये मेटल स्फीयर मान लो। दिस इज अ मेटल स्फीयर। ठीक है, इसके आसपास जो पूरा एरिया है, यहाँ पे जो पूरा वॉल्यूम है वो रोड रेजिस्टिविटी के मटेरियल से फिल्ड है। इसके आसपास पूरा वॉल्यूम जो है वो रो रेजिस्टिविटी के मटेरियल से फिल्ड है। एक मेरे पास आर रेडियस का मेटल स्फीयर है, इसके आसपास रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल फील्ड है। रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल फील्ड है कहां तक? इन्फिनिटी तक, है ना। ये रेजिस्टिविटी है, इट्स इन होल वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम के अंदर है ना रेजिस्टिविटी रो का मटेरियल इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अगर मैं इस स्फीयर को कुछ चार्ज दे दूंगा, अगर इस स्फीयर को कुछ चार्ज दे दूंगा तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, और स्फीयर पे चार्ज दिया तो उसका कुछ पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो इसका पोटेंशियल भी है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है, तो स्फीयर से इन्फिनिटी तक करंट जाएगा। अगर इस स्फीयर को मैं कुछ चार्ज सप्लाई कर दूं, सपोज मैंने इसको क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया, तो क्यू चार्ज सप्लाई करने से इसका कुछ पोटेंशियल आ जाएगा। एंड ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर वो कुछ बन चुका है, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो स्फीयर से इन्फिनिटी तक करंट फ्लो करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? है ना। चलो सभी बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, है ना। तो पहला मेरा क्वेश्चन तो ये है कि स्फीयर से लेके इन्फिनिटी तक कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिख रहा है। फ्रॉम स्फीयर टू इन्फिनिटी कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिख रहा है, बताओ। फ्रॉम स्फीयर टू इन्फिनिटी कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस दिख रहा है, करो रेजिस्टेंस निकालिए। स्फीयर से इन्फिनिटी कितना इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। गगनदीप पूछ रहा है अभी तक क्या हुआ है। अभी तक हमने जस्ट आज स्टार्ट ही करा है, और पहला मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि मेरे पास एक आर रेडियस का मेटल स्फीयर है। इस मेटल में लिख देता हूं ऊपर, दिस इज क्वेश्चन 1। ठीक है, ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ स्फीयर a current will flow from sphere to infinity. Find effective resistance seen by sphere. ठीक है, स्फीयर का हमने कुछ पोटेंशियल दे दिया है, तो स्फीयर स्फीयर पे कुछ चार्ज है, मेटल स्फीयर है, और आसपास रो रेजिस्टिविटी का मटेरियल है पूरे वॉल्यूम के अंदर। तो इस मटेरियल की वजह से स्फीयर से चार्ज लीक होगा, इन्फिनिटी जाएगा। तो पहली चीज तो मैंने पूछी कि स्फीयर को रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, स्फीयर से इन्फिनिटी के बीच में रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, करो ट्राई। चलो बच्चों के आंसर भी आना स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत बढ़िया।
तो काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं मेरे पास, मुझे सही भी लग रहे हैं आपके आंसर, है ना। देखते, स्फीयर से इंफिनिटी के बीच में रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, पहला क्वेश्चन तो ये था। जल्दी से अटेम्प्ट करिए सब बच्चे। ये समझ लो पार्ट ए था, फिर पार्ट बी, पार्ट बी, बी दिखाई दे रहा है लिखा है जो, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। चलो पार्ट बी, राइट, चार्ज ऑफ स्फीयर एज function of time if initial charge at t equal to 0 is q। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी दिया मैंने। चलो बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कई सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं रेजिस्टेंस के। सेकंड पार्ट भी दे दिया आपको, स्फीयर से इंफिनिटी तक चार्ज जा रहा है, लीक हो रहा है, तो मैंने पूछ लिया कि चार्ज इज फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। चलो तो फर्स्ट पार्ट में करता हूं। देखो स्फीयर से आर रेडियस पे जाओगे तो यहाँ पर अगर एक स्मॉलर रेडियस का डी आर बिट का शेल कंसिडर कर लो, तो ये जो शेल होगा उसका जो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, एक काम करते हैं स्फीयर की रेडियस को बदल देता हूँ मैं, है ना, ये रेडियस को ए दे देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के आर यूज करने वालों में तो अपन मिस्टेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस की और रेडियस की वैल्यू में। तो मैंने क्या करा, रेडियस को ए बोल दिया और स्फीयर के सेंटर से आर पे जाके एक शेल मान ली। तो शेल का जो छोटा सा रेजिस्टेंस होने वाला है डी आर, वो लिखोगे अपन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होगा। तो रो एल बाई लिखते हैं ना अपन, रो एल हो जाएगा डी आर और एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ से स्फीयर से करंट रेडियली आउटवर्ड सिमेट्रिकली जाएगा, तो ये अपन को रेजिस्टेंस दिखेगा। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस के सब में करंट सेम होगा, तो सीरीज में है, सीरीज में सारे डी आर का इंटीग्रेशन कर देंगे, रेडियस ए टू इंफिनिटी वेरी कर दिए, रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट 1 अपॉन आर स्क्वायर का माइनस 1 बाय आर इंटीग्रेशन आएगा, माइनस 1 बाय आर में लिमिट लगा दो, पहले लोअर लिमिट लिख देते हैं माइनस की वजह से और बाद में अपर लिमिट लिख देंगे, तो ये आंसर रेजिस्टेंस का तो आ गया रो अपॉन 4 पाई। बहुत आसान। अब दूसरे पार्ट में मैंने पूछ लिया आपसे कि स्फीयर पे चार्ज वेरिएबल है ना, क्योंकि स्फीयर से चार्ज लीक हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आपको बताना है स्फीयर का चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर t इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो q है। करो सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ। फाइंड द चार्ज ऑफ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिद्धेश गलत जवाब। तो दिमाग लगा के करो सिद्धेश। स्फीयर का चार्ज बताना है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सम्यक, वेरी गुड। विघ्नेश का भी आ गया। विघ्नेश चेक करो, थोड़ा गलत लग रहा है। ईशान गलत, गोपाल गलत, बुरहाउद्दीन सही लग रहा है, देखते। चलो वैभव का भी सही दिख रहा है। देखो स्फीयर एक कैपेसिटी रखता है, स्फीयर की कैपेसिटी है कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्फीयर की कैपेसिटी होती है, ठीक है, मेटल स्फीयर की कैपेसिटी। तो एक कैपेसिटर है इंफिनिटी तक, उसके और कैपेसिटर के बीच में, इंफिनिटी और कैपेसिटर के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो अपन ने अभी निकाला,
और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है। तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिस्टम है, ये कैपेसिटर है ना, ये कैपेसिटर है तुम्हारे पास, कैपेसिटर से इन्फिनिटी तक एक रेजिस्टेंस लगा है और यहाँ पोटेंशियल 0 है। और जो सिंगल एक कैपेसिटर होता है, ये जो स्फीयर का कैपेसिटर होता है, इसकी एक प्लेट की रेडियस r एक और दूसरे की अपन इन्फिनिटी मान लेते हैं ना, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल ये भी 0 ही होता है। तो एक तरह से ये आरसी सर्किट बन गया है, एक तरह से आरसी सर्किट बन गया। यहाँ कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बोल देंगे r को, और इस पे चार्ज था q और एक रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू रो अपॉन 4 पाई a है। ठीक है, तो एक आरसी सर्किट आपके पास जो t0 पे चार्ज q है, उसके ऊपर बाद में टाइम के साथ चार्ज चेंज होगा आपको। तो आरसी सर्किट पढ़ा है अपन ने, इक्वेशन लिख दो सिंपल सिंपल, है ना। चार्ज कम होता है तो इक्वेशन क्या आती है, q इक्वल टू इनिशियल चार्ज e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, टाउ होता है r इंटू सी, तो r की वैल्यू रो अपॉन 4 पाई a और c की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आ जाएगा। बस जो कैंसिल हो रहा है देखो, 4 पाई a 4 पाई कैंसिल कर दो, तो q हो गया कैपिटल Q e टू द पावर माइनस t अपॉन रो इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है कुछ? सर हाँ बोलिए। सर हम स्फीयर के सरफेस को KQ बाय आर पोटेंशियल पे लिख के, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस KQ बाय आर आ जाएगा, हाँ तो V इक्वल्स IR लगा दे और हाँ I को DQ बाय DT लिख देंगे। बिल्कुल सर सही, वो इंटीग्रेशन से भी आ जाएगा ना? बिल्कुल सही, सेम आएगा, 100% सेम आएगा, यस सर, इससे सेम ही आया था, बिल्कुल सही। ऐसे ही करा मेरा भी था। सेम आया था सर। ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, सही बात है। चलो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट करा। अगला क्वेश्चन, दो मेटल स्फीयर है मेरे पास, दो मेटल स्फीयर है, उनके बीच में रो रेजिस्टिविटी का मीडियम भरा हुआ है। दो मेटल स्फीयर है, उनके बीच में रो रेजिस्टिविटी का मीडियम भरा हुआ है। इनर मेटल स्फीयर की रेडियस a है और आउटर मेटल स्फीयर की रेडियस b है। ठीक है, आउटर मेटल स्फीयर की रेडियस b है। इनर वाले को हमने q चार्ज दे रखा था और यहाँ पर माइनस q चार्ज दे रखा था, दोनों मेटल के स्फीयर है। ठीक है, दो मेटल के स्फीयर है। T0 पर चार्ज ये दिया हुआ है, बीच में रो रेजिस्टिविटी का मीडियम भरा हुआ है। T0 पे जो चार्ज है वो दिखाया है मैंने डायग्राम में, T0 पर चार्ज है ये एट T इक्वल टू 0। तो बताओ, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो, चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
चलो पिछले क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ इसको मैं एक बार। दो मेटल स्फीयर है, लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, एक पर चार्ज प्लस क्यू है, एक पर माइनस क्यू है, T0 पर चार्ज दिखाए थे मैंने, और बीच में रो रेजिस्टिविटी का मीडियम है, मेटल स्फीयर्स की रेडियस ए और बी। आपको मैंने पूछ लिया चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसके बीच में एक रो रेजिस्टिविटी का मीडियम है, तो बीच में रेजिस्टेंस लगा है ना। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया जैसे कि तुम्हारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसके अंदर रेजिस्टेंस लगा है, वो रेजिस्टेंस अंदर है, उसको मैं ऐसे बाहर भी दिखा सकता हूँ। जो पोटेंशियल डिफरेंस स्फीयर के बीच, जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच में है, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस को दिख रहा है। जो पोटेंशियल डिफरेंस स्फीयर के बीच में है, वही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस को दिख रहा है। तो रेजिस्टेंस को मैं ऐसे साथ में पैरेलल में शो कर सकता हूँ, ठीक है। कैपेसिटी जो हो जाएगी दोनों स्फीयर्स के बीच में, वो हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये कैपेसिटी लिख लेना, एक पर चार्ज प्लस क्यू, एक पर चार्ज माइनस क्यू है, और रेजिस्टेंस निकाल लो इनके बीच का। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आता है, ए टू बी इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इंटू रो, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस में एरिया नीचे आएगा, है ना, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में होगा, रो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा सॉरी, ठीक है। चलो ये समझ में आया क्या? यस, बच्चे सब बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। तो बस अब तो लिख सकते हो आगे आप, अब तो आगे आप कर सकते हो, है ना। डिस्चार्जिंग वाला केस है, तो स्मॉल क्यू कैपेसिटर पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, वो जाएगा इनिशियल चार्ज इनटू e टू पावर माइनस t बाय आर सी, आर इंटू सी करो तो फिर से रो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, फिर से रो एप्सिलॉन नॉट हो रहा है देखो, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो रो एप्सिलॉन नॉट हो रहा है फिर से। समझ में आई बात? ये भी आरसी सर्किट ही पूछ लिया एक तरह से मैंने, ठीक है। तो बच्चे बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो कि क्या दिया हुआ है। मेरे पास दो मेटल के स्फीयर है, ये मेटल का स्फीयर ए रेडियस का है, ये मेटल का स्फीयर बी रेडियस का है। आई हैव टू मेटल स्फीयर्स, और ये दोनों मेटल स्फीयर्स है ना बहुत दूर रखे हुए, इनफाइनाइट सेपरेशन पे रखे हुए। लिखा है देखो, टू मेटल स्फीयर्स आर इन इनफाइनाइट सेपरेशन। उनके बीच में पूरी जगह पे, पूरे वॉल्यूम के अंदर रो रेजिस्टिविटी का मीडियम है। बिटवीन द स्फीयर्स पूरे वॉल्यूम के अंदर रो रेजिस्टिविटी का मीडियम है, ठीक है। पहली चीज पूछी मैंने, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन स्फीयर क्या आएगा, दोनों स्फीयर्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या दिखेगा आपको, ये बताना है। और दूसरी चीज पूछी है कि इस पर चार्ज दिया था प्लस क्यू, और उस पर कोई चार्ज नहीं दिया, वो अनचार्ज था, तो आपको बताना है चार्ज ऑफ बोथ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ। नहीं सोहम, पहले तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, बाकी चीजें बाद में करो, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। दोनों स्फीयर के बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा है? ईशान बोल रहा है सर लास्ट क्वेश्चन में कैपेसिटी अलग आएगी। इस क्वेश्चन में कैपेसिटी स्फेरिकल कैपेसिटी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, यही होगी। कनेक्टेड है तो क्या हुआ, बीच में रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है तो क्या हुआ, दो कैपेसिटर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर के बीच में ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो तो क्या कैपेसिटी थोड़ी बदल जाती है उसकी? ओके चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट। चलो बुरहाउद्दीन का आंसर आ गया, वेरी गुड बुरहाउद्दीन, सही है। तो हम नहीं बेटा,
गलत जवाब। सर इसमें एंड फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंस है क्या? नहीं बेटा, फर्स्ट से रिलेटेड है ये पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड है। और वैभव पूछ आंसर दिया है, वैभव वेरी गुड, वैभव धूर सही आपका आंसर, वेरी गुड। दोनों स्क्वायर के बीच में फर्स्ट पार्ट में आपको रेजिस्टेंस कितना है बताना है। एक हिंट देता हूं मैं रेजिस्टेंस के लिए। दोनों मेटल स्फीयर्स इनफाइनाइट सेपरेशन पे, इनफाइनाइट सेपरेशन पे, तो दोनों बहुत दूर है। इसका यूज करो, इस कॉन्सेप्ट का यूज करो। मतलब एक स्फीयर से इंफिनिटी तक जाना पड़ेगा और वहां से भी इनफाइनाइट दूर, मतलब दोनों का मिडिल पॉइंट होगा ना, वो भी दोनों से इनफाइनाइट सेपरेशन पे होगा। ये लॉजिक लगाओ, दोनों स्फीयर्स का जो मिडिल पॉइंट होगा वो भी दोनों से ही इनफाइनाइट सेपरेशन पे होगा, क्योंकि दोनों स्फीयर्स इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। ये लॉजिक लगाओ। अच्छा, और कंफ्यूजन हो गया। अच्छा देखो, ये बताओ कि एक स्फीयर से जिसकी रेडियस ए है, इसके आसपास अगर मैं रो रेजिस्टेंस का मीडियम रख दूं, तो इस स्फीयर से इंफिनिटी तक के बीच में रेजिस्टेंस क्या होता है, ये निकाला था क्या? एक सिंगल स्फीयर से इंफिनिटी तक के बीच में रेजिस्टेंस निकाला है या? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन वाला करा है आपने, बिल्कुल सही। ठीक है, और फिर इस स्फीयर से इंफिनिटी तक रेजिस्टेंस में पता है, दूसरे स्फीयर से भी इंफिनिटी तक रेजिस्टेंस पता है, और इससे मिड पॉइंट दोनों स्फीयर्स का वो इनफाइनाइट पर है, और वहां से दूसरा स्फीयर भी इनफाइनाइट है, तो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे। इस स्फीयर से इंफिनिटी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रो अपॉन 4 पाई ए, और इंफिनिटी से दूसरे स्फीयर के बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, रो अपॉन 4 पाई बी। तो दोनों स्फीयर के बीच में सीरीज में हो जाएंगे ना। आर इक्वलेंट दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रो अपॉन 4 पाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। देखो, समझो ये बात। बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। अब अगर रेजिस्टेंस आ गया तो फिर दूसरा पार्ट कर सकते हो आप। चार्ज ऑफ बोथ स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। t0 पे सिचुएशन दिखाई है मैंने, ये चार्ज एट t इक्वल टू 0 है ना, ये लिख देना एट t इक्वल टू 0। t0 पर चार्ज दिखाया मैंने, तो चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना है। बहुत बढ़िया। चलो, अब चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। एक पे प्लस क्यू चार्ज था, एक पे जीरो चार्ज था, दोनों को रेजिस्टेंस से जोड़ दिया मैंने। अब चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बुरहाउद्दीन का आंसर आ रहा है कुछ ऑन ए क्यू इक्वल टू क्यू ई टू द पावर बी टी अपॉन कुछ लिखा है आपने, और दूसरे पे कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। बेटा गलत है आपका, बुरहाउद्दीन गलत है जवाब। आंसर चेक करने के लिए एक मैं आपको हिंट देता हूं। इन दोनों को जब कनेक्ट करेंगे ना, तो इन पे फाइनल चार्जेस क्या आना चाहिए ये आपको पता है। आप याद करो, दो स्फीयर्स को हमने कनेक्ट करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि फाइनल चार्ज क्या आते हैं उनके ऊपर, तो तुमने इनको कनेक्ट कर दिया,
तो इनफाइनाइट टाइम बाद इन पे चार्जेस क्या आना चाहिए तुम्हें पता है ना। ये तुम जो भी आंसर निकालोगे उसे चेक करने के लिए बताया मैंने, करो ट्राई। बिल्कुल सही। तो हम दोनों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपस में, युवान गलत जवाब। मैंने अभी बताया आपको कि चार्ज चेक कर सकते हो फाइनल सही है कि नहीं आपका। चलो अंश का कुछ जवाब आया है, देखते हैं अंश। चलो वैभव का भी जवाब आया है कुछ, ठीक है। देखो दोनों स्फीयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अभी, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज कैपिटल Q था, थोड़ी देर में यहाँ से कुछ चार्ज कम होकर उस पे चला जाएगा, तो यहाँ का चार्ज कुछ समय बाद Q माइनस Q हो जाएगा और इस पे चार्ज हो जाएगा स्मॉल q, ठीक है। इस सिचुएशन में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आप लिखो कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए दोनों के बीच में वो होना चाहिए K Q माइनस Q अपॉन K, ये फर्स्ट स्फीयर का पोटेंशियल, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल आएगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, और दूसरे का पोटेंशियल होगा K Q अपॉन P, तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस कर दो तो ये होना चाहिए करंट, और करंट होना चाहिए dq बाय dt, करंट होना चाहिए dq बाय dt। जैसा आपने क्वेश्चन को बेसिक से करा था ना, तो बेसिक मैंने करा बेसिक से, बस अभी तो सॉल्व कर लो तो चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। स्मॉल q आ जाएगा तो वो इसका चार्ज हो जाएगा और फर्स्ट का चार्ज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q लिख देना। बोलो ये इक्वेशन समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है, ये इक्वेशन आ रही समझ में, यस है ना। तो फटाफट अब इससे आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। करो आप। चलो फाइनल आंसर आ रहा है बच्चों का मेरे पास, तो सम्यक ने आंसर दिया, मैं लिखता हूँ, ठीक है।
मेरे पास सॉल्व करके स्मॉल q का आंसर आ रहा है कैपिटल Q into B अपॉन A plus B अंदर A by B plus exponent of minus T upon rho epsilon इस समझ का आंसर है। चेक करते हैं सही है कि नहीं। इसको t को 0 डालो तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा। तो अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा a + b / b, तो a + b / b यहां कैंसिल होगा, तो स्मॉल q की वैल्यू 0 आना चाहिए, है ना। बीच में शायद माइनस साइन है आपका, हां बीच में माइनस साइन, ठीक है। नहीं एक मिनट, माइनस साइन से गलत आ जाएगा, एक मिनट फिर चेक करते हैं। बीच में हमने इसमें प्लस लिखा है और b / a + b लिखा तो सही है। तो t = 0 पर समय थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखो t को 0 डालोगे ना यहाँ पर तो e की पावर क्या हो जाएगा, ये 0 है ना, e की पावर 0 1, तो यहाँ पे +1 तो a + b / b, तो q = q आ जाएगा, जबकि स्मॉल q = 0 होना चाहिए, t = 0 पर, t = 0 पर स्मॉल q 0 होना चाहिए। अच्छा आपने फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज बताया है, ओके वेरी गुड। चलो मतलब फर्स्ट स्फीयर का चार्ज आपका ये, तो ये आपने स्मॉल q की वैल्यू दी है, ये आपने कैपिटल Q माइनस स्मॉल q लिया है। अच्छा हाँ तो ठीक है, फिर इससे आप स्मॉल q निकाल सकते हो, स्मॉल q को वहां ले जाओ और पूरे टर्म को इधर लाओ, थोड़ा सॉल्व कर लो तो स्मॉल q आ जाएगा, ठीक है। और इनफाइनाइट टाइम पे चेक कर लेते हैं, t इंफिनिटी डालेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे a/b से b कैंसिल, a आ जाएगा, तो q a/a + b, हां सही है, ये चाहिए होना चाहिए फर्स्ट स्क्वायर इनफाइनाइट टाइम बाद, बिल्कुल सही। सबको क्लियर, आंसर दीजिए आप, बताओ। तो समझ में आ रहा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर अपन को बेसिक थोड़ा सा आता हो, है ना, ये इंटीग्रेशन वगैरह की प्रैक्टिस कर लियो तो बहुत इजी हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर्स है, दो इक्वल कैपेसिटी के कैपेसिटर्स है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंसेस R कनेक्टेड है और एक बैटरी EMF की कनेक्टेड है, ठीक है। देयर इज अ स्विच जो अभी ओपन है, देयर इज अ स्विच जो ओपन है, ये एक स्विच है जो बहुत देर से ओपन है, एंड सर्किट में इधर ये वाला सर्किट काफी देर से कनेक्टेड है ना। अब अचानक T0 पे स्विच को ऑन कर दिया, एट T0 स्विच इज ऑन, तो अब इन दोनों कैपेसिटर्स जब कनेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ चार्ज का चेंज हो जाएगा दोनों के बीच में। उसके बाद मैं पूछ रहा हूं चार्ज ऑन बोथ एज फंक्शन ऑफ टाइम। स्विच को ऑन करने के बाद दोनों पे ही चार्ज बताना है आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करो, स्विच को ऑन करने के बाद दोनों पे ही आपको चार्ज बताना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोर्ड पूरा दिख रहा है ऊपर तक, क्या ऊपर विजिबल है जो लिखा है मैंने? नो, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं, t equal to 0 switch is on, at t equal to 0 switch is on, स्विच को t equal to 0 पे ऑन करा है और दोनों कैपेसिटर पे चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। करो,
यशवर्धन का आंसर आया है, देखते हैं सर का आंसर आया है। यशवर्धन गलत है, सर आपका भी गलत लग रहा है मुझको। T0 की सिचुएशन सर वो मुझे सही नहीं लग रही, आपने जो लिखा है। सबसे पहले बताओ आप सब, नहीं यशवर्धन गलत है। सबसे पहले ये बताओ कि जैसे ही सर्किट स्विच ऑन करूंगा मैं, जैसे ही तो स्विच को ऑन करूंगा तो ऑन करते से क्या होगा, पहले तो ये बताओ। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा उसके बाद क्या होगा, जस्ट बाद दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या होंगे, जस्ट बिफोर एंड जस्ट बाद दोनों कैपेसिटर पे चार्ज क्या होंगे, ये बताओ। हाँ, इनिशियली लेफ्ट वाले में कोई, ये राइट वाले में कोई चार्ज नहीं है, और लेफ्ट वाला जो था ये वाला कैपेसिटर, ये इस बैटरी की वजह से चार्ज हो चुका होगा। इस वाले कैपेसिटर में तो अनचार्ज था, जब स्विच ओपन था ये अनचार्ज है, और ये चार्ज हो चुका होगा। इस पे चार्ज कितना होगा, बैटरी का पोटेंशियल E, ये ओपन सर्किट हो गया तो ऐसा करंट जाएगा, ये ओपन सर्किट हो गया तो ऐसा करंट जाएगा, तो E/2 तो यहाँ पर चार्ज होना चाहिए Ce/2 at t equal to 0 before switch is on। यहाँ Ce/2 का चार्ज है और यहाँ 0 चार्ज है। ये समझ में आया क्या, है ना। अब जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही स्विच ऑन करूंगा, तो जैसे ही स्विच ऑन करूंगा तो दोनों का पोटेंशियल दोनों पैरेलल आ गए, तो पोटेंशियल बराबर हो जाना चाहिए। अब इस पे चार्ज 0 था और इस पे चार्ज था, तो पोटेंशियल बराबर होने के लिए दोनों को सेम चार्ज मिलना चाहिए। तो जो Ce/2 का चार्ज है ना, जैसे तुम स्विच ऑन करोगे वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे स्विच ऑन करोगे दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल बराबर हो ही नहीं सकते, स्विच ऑन करने में पोटेंशियल बराबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों पे Ce/4 का चार्ज है। ऑन करते से ही जो इसका चार्ज था वो दोनों पे क्योंकि सेम कैपेसिटी है तो इक्वल इक्वल डिवाइड कर देना, तो Ce/4 और Ce/4 का चार्ज है। बात समझ में आई, है ना। बस अब आगे करो, कैपेसिटर पे चार्ज का फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, करो आगे क्या होगा, करो। इसके आगे आप लोग कर सकते हो, चलिए ट्राई।
अंशुल बोल रहा है सर बट आपने तो बताया था कि ऐसी सिचुएशन में चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स लाइक अ बैटरी, तो बिहेव लाइक अ बैटरी वो जस्ट इंस्टेंट पे होता है, जस्ट इंस्टेंट पे होता है, वो हमेशा भी एक बैटरी जैसा नहीं दिखेगा, जस्ट आफ्टर स्विच ऑन बैटरी जैसा दिखेगा। तो जैसे स्विच ऑन करोगे ये बैटरी जैसा दिख रहा है, तो इसकी वजह से उस पे चार्ज आना चाहिए, इसकी वजह से उस पे चार्ज आना चाहिए, है ना। अब इसकी वजह से उस पे चार्ज कैसे आ सकता है, यहाँ का चार्ज कम होगा तभी तो उस पे चार्ज आएगा, तो इसका चार्ज उसको मिल जाएगा, दोनों पे पैरेलल में आने से आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और आप दोनों को पैरेलल में ले सकते हो, बिल्कुल सही, पोटेंशियल सेम हो गया ना, दोनों को पैरेलल में ले सकते हो, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जल्दी अब आगे। बट जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ सेकंड की वायर बन जाएगा, हाँ जस्ट आफ्टर स्विच ऑफ फॉर अ मोमेंट सेकंड वाला कैपेसिटर एक वायर जैसा है और ये एक बैटरी जैसा है, तो ये चाहेगा कि इसमें खूब ज्यादा करंट भेज दे क्योंकि वायर है ना वो, तो खूब ज्यादा जब जैसे ही करंट आएगा वैसे ही इसमें चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, है ना। वो मोमेंट में ही, एक छोटे से मोमेंट में ही क्या होगा, इधर का सर्किट भूल जाओगे, इसे स्विच ऑन करेंगे तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस इसको भी मिल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होने से यहाँ चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और एक छोटे से टाइम में ना वहां पर खूब सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा, बहुत सारा करंट फ्लो करेगा, चार्ज बहुत सारा नहीं, करंट बहुत सारा फ्लो कर जाएगा, यहाँ एक तरह से इनफाइनाइट करंट जैसा आ जाएगा, बहुत लार्ज करंट दिखेगा हमको, वो जो लार्ज करंट है उससे यहाँ का चार्ज हाफ उधर चला गया, तो जैसे स्विच ऑन करोगे दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे और चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एक मोमेंट में, है ना। और इधर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बैटरी जब तक करंट देगी, जब वो करंट से कुछ टाइम लेगा, वो करंट जब आएगा तो चार्ज विल बी करंट इनटू टाइम, तो कुछ टाइम के बाद बैटरी वहां के चार्ज को बदल सकती है, जब P0 पे स्विच ऑन करते से ये बैटरी यहाँ के चार्ज को बदल नहीं सकती थी, इसका जो चार्ज है जैसे स्विच ऑन करोगे दोनों में फटाफट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, शुरू की चीजें समझना यहाँ पे ट्रिक थी है कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत गलतियां होती है, तो स्विच ऑन करते थे, ये बैटरी है ना कुछ भी करंट जो देगी उसकी वजह से यहाँ का चार्ज बदल नहीं पाएगी, जस्ट T0 पे स्विच ऑन करते से ही तो ज्यादा चार्ज चेंज नहीं कर पाएगी बैटरी, तो यहाँ का चार्ज सीधा सीधा इसको दे दो, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर ये C/4 के चार्ज कैपेसिटर हो जाएंगे, और फिर दोनों का मिलकर जो पोटेंशियल होगा उस हिसाब से करंट आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे सर्किट चलते जाएगा, फिर आगे तो तुम चार्ज संतुलन देखना पूछा है तो करो कैसे करेंगे। तो मेरे पास बच्चों के जवाब भी आने लग गए, सम्यक का जवाब आ गया है, ठीक है सम्यक, चेक करता हूँ T0 डाला तो 1 हो गया, C/4 बिल्कुल सही, तो P को इंफिनिटी डाला तो C/2 बिल्कुल सही, सही लग रहा है सम्यक आपका। गोपाल लिमिट लगाने में गलती कुछ करी है आपने, है ना, लिमिट की कुछ गलती करी है गोपाल, लिमिट की कुछ गलती है आपकी, स्टार्टिंग का चार्ज T0 के जस्ट बाद जो चार्ज होगा दोनों कैपेसिटर में C/4 होना चाहिए,
माधव स्टार्टिंग में 4 की गलती आपकी भी। चलो क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑन कर देंगे उसके बाद गेट टी 0 प्लस हमें जो सर्किट दिखेगा इट विल बी लाइक दिस। ओके, ये दोनों कैपेसिटर में इक्वल इक्वल चार्ज थे इनिशियली। अभी दोनों पर भी चार्ज, दोनों पैरेलल में, एक काम करता हूं ना, दोनों की पैरेलल में कैपेसिटी ऐड करके तो 2C कर देता हूं, है ना, 2C कर देता हूं। ठीक है, तो 2C पे चार्ज कितना दिखा दूंगा मैं, दोनों का मिलाकर जो चार्ज जाएगा इस पर वो C/2 हो जाएगा, दोनों का मिलाकर। ये दोनों पर इक्वल इक्वल डिवाइड होगा। हां, एक 2C कैपेसिटी है तो इक्वल इक्वल दोनों पे डिवाइड होगा। ये दोनों का मिलकर चार्ज है, जब दोनों का चार्ज लिखना होगा ना तो उसको हाफ करना पड़ेगा मुझको, इसका ध्यान रखना। उसके बाद फिर ये आर और ये ई बैटरी, मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है आई, तो यहाँ तो स्मॉल आई करंट गया, तो बचा हुआ आई माइनस आई यहाँ करंट गया। और ये वाला क्वेश्चन तो आप करना जानते हो। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो तुम्हें जो कैपेसिटर का चार्ज है, ये आई आने से चार्ज बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस की और ये माइनस स्मॉल हो सकता है चार्ज। तो जो स्मॉल q की वैल्यू है वो सॉल्व करके मिल जाएगी आपको, वो मिल जाएगी C/2 into 1 plus 1 minus e की पावर माइनस d by tau, tau यहाँ पे r से आने वाला है। और फिर ये स्मॉल q plus C/2 इनके चार्जेस है। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा स्मॉल q plus C/2 का हाफ, दोनों को मिलकर हाफ करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों का मिलकर चार्ज था, इंडिविजुअल दोनों का हाफ ऑफ चार्ज था। तो हाफ ऑफ चार्ज कर देना तो ये आंसर आने वाला है C/4 into 2 minus e की पावर माइनस t by r, ये इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, हाँ गगन जी पैसा भी कर सकते हो, बिल्कुल सही। चलो तो फाइनल आंसर ये आ जाने वाला है, समझ में आ रही है बात, फाइनल आंसर ये आ जाने वाला है। ठीक है, मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करा पूरा, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, मुझे आंसर दिख गया था आप लोगों के आंसर से क्या आना चाहिए, डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ से तुम सॉल्व करके कर सकते हो आगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन अच्छा है, याद रखना है इसको अच्छे से, इससे बहुत गलतियां होती बच्चों की। अभी दोनों कैपेसिटर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, इसलिए मैंने अचानक ही सारे चार्ज को मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, मिस्टर बोल रहा है एक बार शुरुआत से रिपीट कर दूं, तो शुरुआत से बता रहा हूं वापस से कि दोनों कैपेसिटर के बीच में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जैसे यहाँ स्विच ऑन करूंगा चार्ज दोनों में बट जाना चाहिए, इक्वल इक्वल आ जाना चाहिए, पैरेलल में तो इक्वल इक्वल चार्ज होगा, कैपेसिटी क्योंकि इक्वल है। तो दोनों में जो इसका चार्ज था वो दोनों को बांट देना है, दोनों को C/2 C/4 C/4 चार्ज दे दिया। अब वो C/4 चार्ज दोनों का मिलकर जब दोनों को पैरेलल में जोड़ दूंगा तो कैपेसिटी 2C और C/2 का चार्ज दिखेगा। फिर मान लेते कि यहाँ से करंट आई आ रहा था, उसमें से कुछ करंट यहाँ चला गया, बचा हुआ आई यहाँ चला गया, इस करंट से यहाँ का चार्ज बदल गया, यहाँ पे चार्ज +2 ले गया, यहाँ -2 आ गया। तो अब तुम यहाँ पे केवीएल की इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, स्मॉल q को लिख दो dq/dt को i लिख दो, dq/dt को i लिख दो, सॉल्व करो तो q की इक्वेशन आ जाएगी, है ना, स्मॉल q 0 से चेंज होगा तो q की इक्वेशन आ जाएगी। फिर q + d/2 इस एक के 2c का चार्ज है, उसका हाफ आप दोनों पे होगा, तो जो भी यहाँ पर टोटल चार्ज आ रहा था उसका हाफ दोनों पर इंडिविजुअल चार्ज होगा, तो क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, चलो अच्छे से क्लियर सबको, कुछ डाउट पूछना चाहते हो, कंट्रोल क्लियर है क्या आपको, ऑल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, अगर क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता, मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे देता, मान लो आर रेजिस्टेंस दे दिया, तब क्या क्या चेंज हो जाता, मैंने वहां पर एक रेजिस्टेंस आर दे दिया, तब क्या क्या चेंज हो जाता। अथर बोल रहा है ही इज गेटिंग डिफरेंट आंसर, नहीं अथर,
चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, बिल्कुल सही। दो सेल पैरेलल पे लेकर करते। अच्छा, इनिशियल चार्ज Q ऑन C2 टाउ में इनिशियल चार्जेस दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता। बढ़िया, सही बात है। जैसे तुम ये स्विच ऑन करते ना, तो स्विच ऑन करते से इसका चार्ज अचानक से उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से तो करंट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस से तो करंट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। जो इसमें चार्ज है वो अचानक से इसमें नहीं आ सकता, समझे? तो t इक्वल टू 0 प्लस पे, यस t इक्वल टू 0 प्लस पे यहाँ t/2 का चार्ज दिखेगा और यहाँ 0 चार्ज दिखेगा। यहाँ c/2 का चार्ज दिखेगा और यहाँ 0 चार्ज दिखेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं ले पाओगे रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। तो ट्राई करें इसको, हो पाता है क्या? ट्राई करें। मुझे नहीं पता देखो इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बन जाती है जो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो एक बार कोशिश करें क्या, है ना? चलो, तो एक बार इसको ट्राई करते हैं, अपन साथ में ट्राई करते हैं, अपन साथ में ट्राई करते हैं है ना। और पहले से बता रहा हूँ कि आई डोंट नो कि ये सॉल्वेबल है कि नहीं, है ना। मुझे नहीं पता कि सॉल्व करके आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मैंने करा नहीं है ये, ठीक है। अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया और मैंने सोचा कि चलो ये करके देखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अपन फंस जाए आगे जाके, है ना। चलो, तो ट्राई करते हैं। अब जैसे स्विच ऑन कर देंगे उसके बाद का सर्किट बना लेते हैं। एक बार सर्किट बना दें। ये तो सर्किट दिखेगा अपन को। अब करंट एज्यूम कर लेते हैं सब जगह। इसका इनिशियल चार्ज आप जानते हो कितना है, तो इनिशियल यहाँ पे लिख देता हूँ ना मैं, चार्ज कितना है। इससे प्लस C/2 और माइनस C/2 का इनिशियल चार्ज था। कैपेसिटी C और C जानते हो, मैं लिख नहीं रहा कैपेसिटी, वो ज्यादा चीजें लिखेंगे तो दिखती नहीं, समझ नहीं आता फिर। अब करंट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे करंट में मान लेता हूँ कि कुछ ज्यादा था, सपोज x, और यहाँ करंट में मान लेता हूँ सपोज y। ठीक है, मुझे नहीं पता कितना कितना होगा, x और y मान लिया मैंने। और y करंट आने से यहाँ पर कुछ चार्ज रहेगा, लेट्स से स्मॉल q, और यहाँ माइनस स्मॉल q, और यहाँ पर x करंट आने से यहाँ भी चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा, C/2 प्लस कुछ मान लीजिए वेरिएबल, यहाँ पे स्मॉल q मान लिया है, यहाँ पे कुछ और मान लिया है। क्या मान ले, स्मॉल q वेरिएबल क्या ले, p ले लेते, p यहाँ पे माइनस p। चलो ठीक है, क्या p ले लेते हैं, ठीक है। अब ये y करंट यहाँ से आया, यहाँ से x आया, यहाँ पे x प्लस y का करंट जाएगा। ये x यहाँ से आ रहा था, यहाँ पे जो करंट है, अब इसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट अलग होगा यार। यहाँ पे स्मॉल a करंट मान लो, यहाँ से कैपिटल A आ रहा था, उसमें से स्मॉल a नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे I शुड बी x प्लस I, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस I, ठीक है। यहाँ पर x प्लस y होना चाहिए। अब सारे करंट अज्यूम कर लेंगे, कितने वेरिएबल मानना पड़ेगा मुझे। बुराउद्दीन बोल रहा है बैटरी को इक्विवेलेंट ले लेते हैं। हाँ यार, अच्छा बोल रहा हूँ, है ना। वेरिएबल ज्यादा हो गए तो अपन एक काम करते हैं ना, ये बैटरी और ये जो ये रेजिस्टेंस है, इनको तो अपन इक्विवेलेंट मान लेते हैं ना, इनको इक्विवेलेंट लगा देते हैं, इनकी तो जरूरत ही नहीं है अपन को, ठीक है। हाँ, वो सही कर दूंगा उसको मैं, तो इनको इक्विवेलेंट ले लेते हैं ना अपन, थोड़ा सा इजी दिखेगा फिर अपन को। तो E और R और ये R, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो तो E/2 और R/2 बन जाएगा। यहाँ पर E/2 और R/2 दिखा देते हैं, E/2 और R/2 दिखा देते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब थोड़े से कम वेरिएबल लिख रहे हैं, है ना। ओके, तो अब कितने वेरिएबल हो गए देखो, 4, x y p q, x y p q, 4 वेरिएबल है ना। अब सॉल्व करने के लिए मुझे 4 इक्वेशन चाहिए, तो 4 में से 2 इक्वेशन तो मुझे समझ में आ रही है। ये जो x होना चाहिए इट शुड बी dq/dt, और जो y होना चाहिए इट शुड बी dq/dt।
this x should be dp by dt and this y it should be dq by dt. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में करंट जो होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होना चाहिए, तो वो लिख दिया मैंने। अब दो केवीएल की इक्वेशन बना लेते हैं, तो केवीएल की इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ केवीएल की इक्वेशन बनाते हैं तो रेजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं मैं, -r/2 x + y + p/2। यहाँ पे इधर नीचे आया, कैपेसिटर को क्रॉस करा, -p/2 + p/p इक्वल टू 0। इक्वेशन ये वाली और दूसरे इस लूप की इक्वेशन बना लेता हूं, तो ये बड़े लूप की इक्वेशन ले लो, चलो बड़े लूप की इक्वेशन ले लेते हैं। तो -r/2 x + y + p/2, तो यहां से चले आते हैं तो -q/c -r × y, रेस्ट r ही दिया था मैंने, तो r × y = 0। तो चार इक्वेशन करके देखो, ठीक है। अब मेरे पास x की वैल्यू और p की वैल्यू में रिलेशन है, y और q में रिलेशन है, तो उसमें से x और y को सेपरेट कर सकते हैं क्या? देखो तो x और y को सेपरेट हो पा रहे हैं क्या? देखो इसमें से x और y सेपरेट हो सकते हैं क्या इसमें? यहाँ पर p के साथ q के साथ x और y के साथ मेरे पास दो इक्वेशंस है। मुझे x का p के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, y की q के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, तो मैं इंटीग्रेट कर कब कर पाऊंगा? जब पूरी इक्वेशन मेरे पास पूरी इक्वेशन p वेरिएबल में लिखी हो या पूरी इक्वेशन q वेरिएबल में लिखी हो। तो मैं चाहता हूं इक्वेशन बनाना ओनली x एंड p के टर्म में। क्या ओनली x और p के टर्म में इक्वेशन निकाल सकता हूं यहां से मैं? डिवाइड बोल रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और p q और y, p q y में तीन वेरिएबल में इक्वेशन आएगी, p q y तीन वेरिएबल में इक्वेशन आएगी। y को लिख दो ना dq/dt, y को dq/dt लिख देना, लेकिन p बच जाएगा ना वहां पे। समझे भाई? हमें इंटीग्रेशन जब करना होता है तो एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन होनी चाहिए। भाई मैं x को तो dq/dt डालूंगा, तो एक टाइम तो मेरे पास वेरिएबल नहीं, टाइम के अलावा सारे वेरिएबल में मुझे p दिखना चाहिए। तो मैं चाहता हूं इक्वेशन निकालना जिसमें p और x का ही इक्वेशन हो, तो उसके अलावा सारी चीज कांस्टेंट हो जाए, या फिर q और y में इक्वेशन हो, बाकी सारी कांस्टेंट हो जाए। हो पा रहा है क्या? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो p q और y तीन वेरिएबल में इक्वेशन आएगी। मैं चाहता हूं केवल या तो y और q में आ जाए, तो इसमें से p हटाना चाहता हूं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि p की वैल्यू फिर आप x और y के टर्म में लिखोगे तो x फंस जाएगा वहां पे, है ना? बच्चे बोल रहे हैं p कैन बी रिटन एज xt। नहीं बेटा, p को आप xt नहीं लिख सकते, p को x नहीं लिख सकते, बिकॉज़ दिस x इज नॉट कांस्टेंट। कैसे कैसे अपन xt लिख देंगे? x कांस्टेंट थोड़ी है ना? चलो मेरे पास माधव बोल रहा है सब्ट्रैक्ट करके सेकंड इक्वेशन में रख दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ p एंड q, तो उसको सेकंड में रख के देखते चलो क्या आता है। सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लेट्स सब्ट्रैक्ट देम। तो दिस माइनस दिस कर देते हैं अपन, तो -e/2 अपॉन c कर देते हैं, तो -e/2 -p/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +p/3 ry इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ p। तो ry इस बिंदु को ले जाओ, p/2 p/3 -q/3, ये तुम्हारे पास y की वैल्यू मिल गई। r से डिवाइड कर देना तो y की वैल्यू आ गई, या r वाले दे दें तो फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पे ry की वैल्यू मिल गई आपको p और q के टर्म में, p और q के टर्म में, तो वो अगर रखोगे तो उसका p बच जाएगा क्या? देखो q बचेगा। बड़े लूप में केवल लगा के वो यही आएगी, इन दोनों इक्वेशन को मिला जुला के जो इक्वेशन बनेगी ना वही आएगी।
बड़े लूप में वैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन बड़े लूप में केवल लगा के लिखिए, ठीक है। नहीं होगा गोपाल, वैसे नहीं होगा, प्योर के दोनों ही बचेंगे, यस, है ना। तो प्रॉब्लम ये आती है इन क्वेश्चंस में, देखो आगे जब दो कैपेसिटर होगा एक क्वेश्चन में, तो हमारे पास है ना वेरिएबल इतने ज्यादा होगा कि हम सॉल्व नहीं कर पाते, तो वेरिएबल सेपरेट ही नहीं हो पाते, यहाँ पे मैथमेटिक्स में फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो एक काम करना, ये इक्वेशन और ट्राई करो आप कि सॉल्व हो पा रही है क्या ये दो इक्वेशन और ये सब मिलाकर, आप इंटीग्रेशन करके निकाल पा रहे हो क्या। आपसे नहीं हो तो मैथ्स टीचर से हेल्प लेके देखना, और आपको ये रिप्लाई मिलेगा कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाते यहाँ पे, ठीक है। या हाँ, तो हम ये कर सकते हो तुम। सम्यक बोल रहा है सर फॉर्म इक्वेशन फॉर सेकंड कैपेसिटर एंड इट्स सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, सम्यक बोल रहा है उसने शायद एक बार और डिफरेंशिएट करके सेकंड कैपेसिटर की इक्वेशन निकाला है ना, शायद आपने इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके कर लिया होगा, है ना। ठीक है, तो यस वही दिक्कत होती है, फिर इसको आप डाल के देखना, जो भी आपको मैथ्स सॉल्वर है आपके पास उसमें करके देखना, ठीक है। चलो सम्यक, आपने जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है क्या वो सॉल्वेबल है, एक बार बोलोगे, देखो मैं क्या इक्वेशन है। अथर्व बोल रहा है बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की भी टेक्निक्स होती है, हर तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है, इंजीनियरिंग में सिखाया जाता है। तो कुछ न्यूमेरिकल मेथड्स होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ अलग तकनीक हो जाती है, वो सीखेंगे आप इंजीनियरिंग में, तो वो सब टेक्निक्स लग जाती हैं यहाँ पर। और फिर भी देखना वो डिफिकल्टी जाएगा, इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली हमारे कोर्स में पूछते ही कोई हमसे, ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं हमसे, है ना। मैंने बोला था ये अपन कर ही नहीं पाएंगे शुरुआत में, हो सकता है कर नहीं पाए थे, देखो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब जो नहीं कर रहे वो तो समझ में आ गया है कि ये नहीं कर पाएंगे, अब जो कर सकते हैं क्वेश्चन देखे हो, है ना। व्हाट इफ मेक अ डुअल ऑफ दिस सर्किट, और ये सारी टेक्निक्स डुअल वुअल सब नहीं आएंगे बेटा, ऐसा समझ में सबको, सब इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है ना, तो अभी कुछ मत दिमाग लगाओ। चलो अगला क्वेश्चन, अब जो कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन देखते हैं। एक मेरे पास चार्ज कैपेसिटर है, इस पर Q चार्ज था, एक रेजिस्टर है R and there was an uncharged capacitor, there was an uncharged capacitor, और यहाँ सर्किट ये भी C है मान लो, और सर्किट स्विच ऑन करने वाला है, सर्किट स्विच ऑन करने वाला है, ठीक है, सर्किट स्विच ऑन करने वाला है, तो क्या दोनों पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, करो, सर्किट स्विच ऑन करने के बाद दोनों पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, दोनों पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखो। ये आपको फटाफट आना चाहिए, फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन करा हुआ है अपना, मैंने करा हुआ क्वेश्चन उससे आता है, कि जैसा करा हुआ है अपने एग्जैक्टली ये नहीं करा था।
चार्ज ऑन बोथ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है मैंने, इन दोनों पे स्विच ऑन करने वाला हूं। चलो गोपाल बोल रहा आ गया, वेरी गुड, बिल्कुल सही यशवर्धन। ये हमने कहा था ना, वो दो स्फीयर्स थे इनफाइनाइट सेपरेशन पे, उनके बीच में मीडियम का रोल रेजिस्टिविटी का, वो वैसे तो क्वेश्चन है ये। हाँ मान लो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है आई, उस करंट से यहाँ पे कुछ स्मॉल q माइनस स्मॉल q चार्ज आ गया, जितना चार्ज यहाँ आ गया उतना यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। बस केवीएल की इक्वेशन लिख लो एक बार, यहाँ से यहाँ गए q माइनस q बाय c माइनस IR माइनस q बाय c इक्वल टू 0 और I को लिख देना dq बाय dt। बस सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तो I को dq बाय dt। अच्छा मैं ये कई बार बोल देता हूँ, इसको सॉल्व करना है कर लेना, करते हो ना, हो जाता है कि नहीं, आगे कंप्लीट करा करो पूरी चीजें। हाँ ये IR को उधर ले जाओ, तो IR और I को लिख दिया मैंने dq बाय dt, इधर q बाय c माइनस 2q बाय c, q बाय c माइनस 2q बाय c, तो c कॉमन ले लो इनमें से, तो c ये भेज दो यहाँ, कि dt हो रहा ये वाला टर्म इधर लाओ, तो rc dq अपॉन q माइनस 2q इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेट करो, स्मॉल q वाज इनिशियली 0, t 0 पे, और t टाइम पे स्मॉल q की वैल्यू स्मॉल q मानी, बस अब इंटीग्रेट कर लो इसे दोनों साइड्स, ठीक है। तो rc वगैरह उधर भेज दो, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो आएगा ln कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q 1 बाय माइनस 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर, उधर भेज दो, तो माइनस 2 बाय rc t बचेगा। हाँ यहाँ लिमिट डालो q की, कैपिटल Q और 0 डालोगे तो कैपिटल Q आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको e की पावर में कन्वर्ट करो, 1 माइनस 2 बाय कैपिटल Q इनटू स्मॉल q e की पावर माइनस 2 t बाय rc, थोड़ा सा अरेंज करो, तो q इक्वल टू q बाय 2 1 माइनस e की पावर माइनस 2 t बाय rc, ये आराम से स्मॉल q, और कैपिटल इस पे जो चार्ज ज्यादा वो कैपिटल को माइनस स्मॉल q डाल देते, ठीक। सच बोल रहा है, फर्स्ट कैपेसिटर में दोनों से माइनस क्यों करा। अच्छा फर्स्ट दोनों से माइनस क्यों नहीं होना चाहिए था, वो इसको ब्रैकेट में लेके मैं लिखना चाह रहा था, ठीक है। अब सही है, वेरी गुड, है ना। तो आरसी सर्किट पे कुछ क्वेश्चंस अपन ने देखे, मैक्सिमम जितने टफ क्वेश्चंस टाइप हो सकते हैं सब अधिकतर देख लिए, और इसमें क्या बचता है अपना, मैंने आपको एक जो क्वेश्चन क्लास में दिया था होमवर्क, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर बचते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर्स में अपन ने कुछ स्विच ऑन वगैरह कर दिया तो कितनी हीट जनरेट होगी, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक अपन ने ज्यादा डिस्कस नहीं करे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था क्लास में, तो एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन क्या था, या उसके जैसे ही क्वेश्चन दे देता हूं। कि मेरे पास तीन स्फीयर से कॉन्सेंट्रिक, तीनों में मेटल स्फीयर है, तीन कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर से, मान लो फर्स्ट वाले को अपन ने बी पोटेंशियल पर रखा है, लास्ट वाले को अपन ने माइनस सी पोटेंशियल पर रखा है, ठीक है। और बीच वाले को मैं ग्राउंड करने वाला हूं, बीच वाले को मैं ग्राउंड करने वाला हूं, तो जब मैं इसे ग्राउंड करूंगा तो कितनी हीट डेवलप होगी, मैंने पूछा था। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक एग्जैक्ट यही पूछा था मैंने, सही है क्या? देखो अच्छे से, है ना, यस। अच्छा R तो R 3R दिया था, अच्छा मैंने गलती से R लिख दिया तीनों को, ये R तो R और 3R ही होगा, ऑफ कोर्स रेडियस से R तो R 3R ही लेना पड़ेगी, इस सेम रेडियस थोड़ी हो सकती है, ठीक है। चलो तो इसका आंसर अभी तक देखो आपका आया नहीं है ना, तो ये अच्छे से सॉल्व करो, ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। करना क्या है इसके अंदर, जब इनिशियल चार्जेस लिखो इस पे क्या होंगे, फाइनल चार्जेस लिखो, वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज से लिखते आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नॉलेज से लिख सकते हो आप,
अब फिर वो हीट पूछी जा रही है ना, हीट के लिए देखो कि चार्ज का चेंज क्या हुआ है, उससे सिस्टम की इनिशियल और फाइनल एनर्जीज क्या है, सेल का वर्क डन क्या होगा, और वो हीट वाला कांसेप्ट लगा दो, वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए इनिशियल और फाइनल एनर्जी लिखना पड़ेगी। तो यहाँ देखो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं ना यहाँ पर, तो दिस इज लाइक द कैपेसिटर। जितना चार्ज यहाँ होता है ठीक उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, so this is like a capacitor. You can imagine कि यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो कैपेसिटर की एनर्जी लिख देना, वैसे यहाँ एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और एक आउटर सरफेस पे जो चार्ज आता है इट इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ सिंगल कंडक्टर वाला कैपेसिटर। आउटर सरफेस पे भी एक कैपेसिटर है, कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 3r रेडियस हो जाएगा, जिसका दूसरा एंड ग्राउंड, जिसका दूसरा एंड इंफिनिटी पर है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है जिसका दूसरा एंड इंफिनिटी पर है, वो ग्राउंडेड। सिस्टम में 3 कैपेसिटर है, ओके। तो कैपेसिटर्स के एनर्जीज वगैरह लिखकर फिर आप इनिशियल फाइनल एनर्जी लिख सकते हो, ओके। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या था, इनर स्फीयर, ये तीनों स्फीयर्स वगैरह को दिए थे, मैंने कुछ बैटरीज दिखा दी यहाँ पर। इनिशियल बैटरीज का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, दोनों बैटरी V वोल्ट की है, दोनों बैटरी V वोल्ट की है। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि जब मैं बीच वाले स्फीयर को ग्राउंड कर दूंगा, बीच वाले स्फीयर को जब मैं ग्राउंड कर दूंगा तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, एक तो सब जगह से, है ना, और दूसरी चीज पूछ ली हीट कितनी डेवलप होगी। तो चार्ज फ्लो के लिए इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज निकालो, और हीट के लिए इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी और वर्क डन बाय सेल, ये तीन चीज निकाल के आपको करना पड़ेगा। हीट इज वर्क डन बाय सेल माइनस डेल्टा यू। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि यहाँ प्लस माइनस चार्ज जो आते हैं तो ये मिलकर एक कैपेसिटर जैसा बना लेते हैं, यहाँ पर भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आता है ना गॉस लॉ से, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर बन जाता है, और आउटर सरफेस पे जो चार्ज आएगा तो आउटर सरफेस भी एक कैपेसिटर बनाती है, उसकी कैपेसिटी ये हो जाएगी, वो कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा जिसकी एक सरफेस 3r रेडियस की है, दूसरी सरफेस इनफाइनाइट रेडियस की है, और फिर आप जो भी क्वेश्चन में करना है कर दो। आ रहा है समझ में? चलो अब ये करके लाइएगा, टाइम हो चुका है तो अपन आज यहाँ रुकते हैं। आज अपन ने आरसी सर्किट के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और कैपेसिटर को मिक्स करके कराया क्वेश्चंस, अधिकतर क्वेश्चन देखे अपन ने, अच्छे क्वेश्चन देखे सब। आरसी सर्किट पूरा फिनिश हो चुका अपना। होमवर्क क्या है आपका, कल शाम को अपन ऐसे भी डिस्कस कर रहे हैं, आपको बताया था मैंने। उसके अलावा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और सारे बिगिनर बॉक्स मॉड्यूल से ये सब आपको कंप्लीट कर लेना है। मंडे को हम एक्सरसाइज जितने बिगिनर बॉक्स बचे हुए, एक बिगिनर बॉक्स डायरेक्टरी का बचा है, वो डिस्कस करेंगे मंडे को, एंड एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज हो जाएगा मंडे तक। संडे बीच में फ्री दिन है आपके लिए, है ना। आरसी सर्किट का भी बिगिनर बॉक्स करना है, यस वो भी करना है आपको, आरसी सर्किट का भी बिगिनर बॉक्स करना है। तो बिगिनर बॉक्स 5 हो जाएगा मॉड्यूल का, मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 2 और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आरसी सर्किट का बिगिनर बॉक्स कर लोगे इतना कंप्लीट। मंडे को डिस्कस करेंगे अपन, मंडे मॉर्निंग में। चलो एक्सरसाइज 2 में से एक कर लेना, ठीक है, चलेगा क्या फिर? एक्सरसाइज 1 हाँ संडे कर सकते हो, ठीक है। चलो तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, बिगिनर बॉक्स सारे कंप्लीट करना है। आरसी सर्किट का बिगिनर बॉक्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में गया है, यहाँ का जो बिगिनर बॉक्स बचा हुआ है डायरेक्टेड का, वो एक्सरसाइज 1 ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। दोनों ही कर लोगे यार, संडे हो जाएगी आपकी क्योंकि संडे है। और कल शाम को क्या डिस्कस करेंगे? एससीवी डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको।